हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं विषय भूगोल पार्ट 2 व्यापार के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो व्यापार किसे कहते हैं आपको पता है कि व्यापार यहाँ पे आपको दिया गया है मांग क्रय व्यापार विक्रय आपूर्ति। व्यापार तो मांग क्रय व्यापार विक्रय आपूर्ति। तो मांग कौन करता है? जो कस्टमर होता है वो मांग करता है, डिमांड करता है। तो वो मांग करके वो खरीदता है, बाइंग करता है, और जो मांग जिससे मांग वो करता है वो होता है विक्रेता। वो विक्रय करता है, आपूर्ति यानी सप्लीमेंट करता है, उसको पूर्ति करता है उसको। तो यहाँ पर आप लोग निम्न जानकारी प्राप्त कीजिए। घर में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं का उपयोग कौन कौन करता है, इन वस्तुओं की पूर्ति कहाँ से होती है उसके सामने लिखिए। सूची की वस्तुएं आप कहाँ से खरीदते हैं, इस क्रय विक्रय की क्रिया को आप क्या कहेंगे। वस्तुओं को बेचने वाला दुकानदार वस्तु के बदले क्या लेता है। ये वस्तुएं आपने जहाँ से खरीदी है वहां से ये वस्तुएं कहाँ से आई, उसका मूल्य स्रोत कौन सा है, इसकी जानकारी संकलित कीजिए। और सूची में वस्तुओं के नाम के आगे लिखिए। प्राप्ति की जानकारी के विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप लोग जो घर में आपके दैनिक जीवन में जो डेली नीड्स वगैरह आप जहाँ से लाते हैं तो उसकी सूची बनाना है। कहाँ से आप खरीदते हैं, इन वस्तुओं को कौन कौन करता है, घर में कौन कौन करता है, इन वस्तुओं की पूर्ति कहाँ से आती है, और उसके सामने लिखिए सूची की वस्तुएं आप कहाँ से खरीदते हैं। और इस क्रय विक्रय क्रिया को आप क्या कहेंगे। वस्तुओं को बेचने वाला दुकानदार वस्तुएं कहाँ से लाता है, और ये वस्तुएं आपने जहाँ से खरीदी, ये वस्तुएं का जो मूल स्रोत है, सोर्स ऑफ, वो कहाँ से, वो आपको उसकी जानकारी हासिल करना है। तो उपरोक्त संकलित की जानकारी के अनुसार आपके ध्यान में आए कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी वस्तुएं अपने परिसर की दुकानों, बाजार अथवा मॉल आदि स्थान से खरीदते हैं। अधिकांश विक्रेता स्वयं किसी भी माल अथवा वस्तु को उत्पादित नहीं करते हैं। ये वस्तुएं कहीं ना कहीं से लेकर आती है। सभी वस्तुएं हमारे परिसर में तैयार नहीं होती है। ये वस्तुएं अनेक दूर स्थानों पर तैयार होती है। तो बाजार केंद्र, कारखाने, कृषि उत्पन्न बाजार समिति आदि से वस्तुएं सर्वोत्तम चिल्लर विक्रेता वहां से हम तक पहुंचाते हैं। तो जहां से जो स्थानों से वस्तुएं आप तक पहुंचती है, उस प्रकार गांव शहर में तैयार होने वाले कोई विशेष वस्तु पदार्थ कहाँ भेजी जाती है उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोग जो आप चीजें खरीदते दुकान से, मॉल से, बाजार से, या अधिकांश विक्रेता स्वयं किसी माल अथवा वस्तु को उत्पादित नहीं करता, दूसरे से लाता है। कहाँ से वस्तुएं आती है, वस्तुएं हमारे परिसर में तैयार होती है नहीं होती है, दूरस्थ से, तो बाजार केंद्र से या कारखाने से, कृषि उत्पन्न बाजार से, समितियों से, जहां से चिल्लर विक्रेता लाकर आपको प्रोवाइड करता है, उसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में विविध आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें विविध वस्तुओं का क्रय करते हैं। क्रय करना अर्थात हम मांग करते हैं। तो इन वस्तुओं की मांग पूर्ण करने की वस्तुओं का उत्पादित किया जाता है। उत्पादक वस्तुओं की आपूर्ति करते अर्थात तो व्यापारी को बेचते। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, देखो, मांग क्रय व्यापार विक्रय आपूर्ति। तो ये जो व्यापार जो बीच में दिया गया आप लोगों को, तो यहाँ मांग जो है कस्टमर है, डिमांड करता है खरीदने के लिए। व्यापार वस्तु तो वो व्यापार होता है, तो जो बेचता है वो विक्रेता होता है, वो विक्रय करता है, आपूर्ति प्रोवाइड करता है, सप्लीमेंट करता है। तो इन वस्तुओं की मांग पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं अर्थात थोक व्यापारी को बेचते हैं। इस प्रकार वस्तुओं की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो उत्पादक वस्तु की आपूर्ति करते हैं अर्थात थोक व्यापारी को जो बेचते हैं। इस प्रकार वस्तु की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। हम जो वस्तु खरीदते, जो क्रय होते हैं, उसे हम ग्राहक कहते हैं। उसी प्रकार वस्तुओं के उत्पादन को जो बेचता है उसे विक्रय यानी विक्रेता कहते हैं। ग्राहक और विक्रेता के वस्तुओं क्रय विक्रय अथवा लेन देन करते हैं, इसे ही व्यापार कहते हैं। ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं क्रय विक्रय अथवा लेन देन करते से ही व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तब उसे दृश्य व्यापार कहा जाता है, परंतु जब सेवा का लेन देन होता है तब उसे अदृश्य व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए जो वस्तु आप खरीद रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं, जो फिजिकल टच कर सकते हैं, समझ लो आप लोगों ने डस्टर लिया है। अब ये डस्टर आपने खरीदा है, अब डस्टर आपने खरीदा है तो दिख रहा है, आपने क्रय विक्रय किया है, तो ये हो गया आपका दृश्य व्यापार। तो ये हो गया आपका यहाँ पर
जो वस्तु क्रय विक्रय होता है उसे दृश्य व्यापार कहा जाता है। ये हो गया आपको दर्शक दिख रहा है। लेकिन परंतु जब सेवा का लेन देन होता है तब उसे अदृश्य व्यापार कहते हैं। अब सेवा कौन सी है? जैसे समझ लो आप लोग बस वगैरह, ट्रेन वगैरह या एरोप्लेन वगैरह में जा रहे हैं, पैसे भर के आपको सेवा मिल रही है, तो वो सेवा दिखाई दे रही है क्या? या मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो मूवी देखने के सिनेमा घर में गए तो वहां पे आप लोगों को चेयर वगैरह बैठा जा रहा था तो सेवा दी जा रही है। तो कुछ ही वेटर के द्वारा जो काम वगैरह या नौकरी वगैरह द्वारा जो आपको आपकी लग्जरियस लाइफ के लिए जो सेवाएं दी जाती है, जो आपको आराम मिलता है, उसे आदृश्य व्यापार कहते हैं। दिखाई देता नहीं है। जब सेवा का लेन देन होता है तब उसे आदृश्य व्यापार कहते हैं। उसके बाद में थोक व्यापार। व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीदी करते हैं, उत्पादक से सीधे ही खरीदारी की जाती है। खरीदे हुए माल को चिल्लर व्यापारियों से विक्रय किया जाता है। इस समय होने वाले व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है। कारखाने, कृषक आदि से ये थोक व्यापारी बड़े मात्रा में वस्तु की खरीदारी करते हैं, जैसे आम अथवा संतरे के बागान मालिक से थोक व्यापारी पूरे माल की खरीदी करता है, उसे होलसेल बिजनेस यानी होलसेल व्यापारी यानी थोक व्यापारी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदी करते हैं और उत्पादक से डायरेक्ट वो खरीद कर अपने घर लाते हैं और उसका क्रय विक्रय किया जाता है। यानी जो व्यापार थोक व्यापार यानी कारखाने से, कृषक किसान से या संतरे अथवा आम की जो बागान वगैरह डायरेक्ट पूरे संतरे के बागान और बाग बगीचे खरीद लेते हैं तो उसे थोक व्यापारी कहा जाता है, जो होलसेल पे पूरे खरीदते हैं। उसके बाद में वो चिल्लर व्यापारियों को बेचते हैं। अब चिल्लर व्यापार बड़े थोक व्यापारी से माल खरीदकर सीधे उपभोक्ता को वस्तुएं बेची जाती है, चिल्लर व्यापार कहा जाता है। तो आपके चिल्लर व्यापारी को बताया गया कि चिल्लर व्यापारी थोक व्यापारियों से चिल्लर व्यापार चिल्लर यानी रिटेल में जो चीज खरीदते हैं और डायरेक्ट वो ग्राहकों उपभोक्ताओं को वस्तु बेची जाती है, उसे चिल्लर व्यापार कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि जो रिटेलर बिजनेसमैन होता है वो होलसेल बिजनेसमैन से चीजें खरीदता है। चीजें खरीदने के बाद में अपनी दुकान पे लाता है। जैसे ही ग्राहक आता है, कस्टमर, वो डायरेक्ट उपभोक्ता को चीज बेच देता है, उसे चिल्लर व्यापारी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्षेत्र के अनुसार विस्तार किया गया है। वस्तुओं का क्रय विक्रय विविध स्तरों पर किया जाता है। उसके आधार पर स्थानीय, विभागीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे व्यापार के प्रकार किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ रहा आपका देशांतर्गत व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात तथा निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठन WTO, EU, OPEC, SAARC, आसियान, APEC और ब्रिक्स, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठनों के नाम है। तो आपको समझ में आया होगा कि मांग, क्रय, व्यापार, विक्रय, आपूर्ति। तो इस प्रकार आपका हो गया है व्यापार। अब हम आ रहे हैं आप लोगों को क्षेत्र के विस्तार के अनुसार व्यापार। तो क्षेत्र विस्तार के अनुसार व्यापार यहाँ पे एक ही देश में विभिन्न प्रदेश, तो यहाँ पे देशांतर्गत नेशनलाइज, देश के अंदर जो होने वाला व्यापार है, देश के अंतर्गत व्यापार, एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों के बीच ये व्यापार होता है। उस देश का क्षेत्रफल, संसाधनों की उपलब्धता, विविधता और वितरण, इनका परिणाम आंतरिक व्यापार, देशांतर्गत व्यापार पर पड़ता है। जनसंख्या का प्रमाण, यातायात तथा संचार के साधनों की सुविधा, लोगों का रहन सहन, विपणन व्यवस्था, इनका भी परिणाम देशांतर्गत व्यापार पर होता है। भारत में भौगोलिक घटकों की विविधता और अत्यधिक जनसंख्या के कारण बड़ी मात्रा में अंतर्गत व्यापार होता है। अंतर्गत व्यापार का विकास देश के विकास पर निर्भर होता है। आर्थिक विकास अधिक होगा तो व्यापार भी अधिक होता है। आर्थिक विकास और अंतर्गत व्यापार में धनात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पर आप लोग देशांतर्गत व्यापार के बारे में बताया गया। एक ही देश विभिन्न प्रदेशों के बीच ये व्यापार होता है। देश का क्षेत्रफल, संसाधनों की उपलब्धता, विविधता और वितरण, इसका परिणाम आर्थिक व्यापार देशांतर्गत व्यापार के अंतर्गत पड़ता है। जनसंख्या का परिमाण, यातायात, संचार साधनों का सुविधा, लोगों का रहन सहन, विपणन व्यवस्था, इनका भी परिणाम देशांतर्गत होता है। इससे ही आर्थिक विकास या अंतर्गत व्यवहार जो धनात्मक संबंध होता है। यानी हमारे देश के अंदर ही हमारे जो जितने भी राज्य है वो राज्य क्षेत्रफल के अनुसार उनके साथ में व्यापार व्यवहार लेन देन करना और भौगोलिक घटकों के अनुसार विविधता और अत्यधिक जनसंख्या के कारण बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। अंतर्गत व्यापार विकास देश के विकास पर निर्भर होता है। जितना भी आर्थिक विकास होगा उतना ज्यादा हमारे देश का विकास होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देश के अंतर्गत व्यापार दिया गया है कि देश के अंदर जितना हमारे भारत देश में जितने राज्य है जहां जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है तो उस प्रदेश में जाकर
वो व्यापारी उस प्रदेश से वो चीज को लाता है जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, जो चीज की डिमांड की जाती है वो ऐसी जनसंख्या के आधार भौगोलिक परिस्थिति घटकों के विविधता के अत्यधिक जनसंख्या के आधार पर उस चीज को प्रोवाइड करके सप्लीमेंट किया जाता है और यही व्यापार का विकास देश का आर्थिक विकास होता है। उसके बाद में आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपने देशांतर्गत पढ़ लिया, नेशनलाइज। अब इंटरनेशनल, एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। कुछ देशों में विशिष्ट वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है, वह उत्पादन मांग करने वाले देशों में भेजा जाता है, इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच होता है तो उसे द्विपक्षीय व्यापार, बिलैटरल ट्रेड कहते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो से अधिक देशों के बीच होता है उस व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार, मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आप लोगों को कि एक देश दूसरे देश के साथ में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करता है उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मतलब जो देश के पास में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं वो अपने देशवासियों की पूर्ति करता है, उनकी डिमांड पूरी करने में, प्रोवाइड करने के बाद में वो चीजें बच जाती है, तब वो दूसरे देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वो चीजों को बेचता है, आदान प्रदान करता है, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। ये उत्पादन मांग करने वाले देशों में भेजी जाती है, इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। मतलब जब आपके पास में प्रचुर मात्रा में वो संसाधन का दोहन है, वो संसाधन है, वो रॉ मटेरियल है, आपके पास बचा हुआ है, तो दूसरा देश आपको डिमांड करता है तो आप वो चीज को प्रोवाइड करते हैं। कुछ देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों में होने वाले खनिज तेल का उत्पादन, इसी प्रकार कनाडा, संयुक्त राज्य आदि देशों में गेहूं उत्पादन, इन्हीं उत्पादनों की मांग वाले देशों में आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जो देश है अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और ज्यादा उत्पादन करने बाद वो चीजें बच जाती है तो फिर वो दूसरे देशों में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे दिया गया है सऊदी अरब, कुवैत देशों में खनिज तेल का उत्पादन ज्यादा है, कनाडा, संयुक्त राज्य आदि में गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है, जिससे वो दूसरे देशों को बेचते अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करने के कारण वो दूसरे देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। ये हो गया आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच में होता है वो द्विपक्षीय होता है, और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक देशों के बीच में होता है वो बहुपक्षीय व्यापार कहलाता है। आयात तथा निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आयात तथा निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत प्रक्रिया है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुएं खरीदकर अपने देश में लाता है तब उस क्रिया को आयात इंपोर्ट कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई देश अपने पास होने वाले अधिक उत्पादन को आवश्यकता वाले देश को बेचते तब उसे क्रिया को एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य कहता है आयात तथा निर्यात में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई देश दूसरे देश से चीज को अपने देश में लाता है उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, और ज्यादा चीजें अपने देश में पाई जाती है वो उत्पादन को आवश्यकता वाले देश को बेचा जाता है तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो आयात तथा निर्यात यहाँ पर वैश्वीकरण के द्वारा सबसे ज्यादा हो रहा है कि हमारे पास में जो चीज वगैरह नहीं है तो हम बाहर अंतरराष्ट्रीय देशों से इंटरनेशनल लेवल पर आउट ऑफ कंट्री विदेशों से उस चीज को बुलाते हैं, उसको बुलाना उस प्रक्रिया को आयात कहा जाता है। और यहाँ से अपने देश से जो चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है वो चीज को बाहर भेजना उसे निर्यात कहा जाता है, उस क्रिया को निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का व्यापार संतुलन। तो व्यापार में यानी बिजनेस में बैलेंस कैसे रखना चाहिए। किसी देश के विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात के कुल मूल्य में होने वाले अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी किसी देश में यानी किसी देश के विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात के कुल मूल्य में होने वाले अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन के निम्न प्रकार है। जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तब प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। कहने का तात्पर्य जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तब प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। जो चीज आप लोग बाहर बेच रहे हैं और वही जो घर में आ रही है उसकी अपेक्षा ज्यादा हो आपको प्रॉफिट दे रही है तो उसे हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो यहाँ पे आयात और निर्यात में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको ला रहे हैं महंगा और बेच रहे सस्ता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है तो आपको नुकसान होगा। अगर आपने महंगा लाया है सस्ता बेचने नीचे होना चाहिए, तो आपने महंगा लाया और सस्ता बेचे बेचने तो आपको भी संतुलन बैलेंस आना चाहिए। जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तब अनुकूल व्यापार होता है। जब आयात और निर्यात मूल्य लगभग समान होते हैं उसे संतुलित व्यापार कहते हैं। मतलब समान होना चाहिए आयात और निर्यात।
कि आपने जो चीज बीच में रहा, बीच में बेच रहे हैं, बीच में बाहर जा रहा है, बीच से अंदर आ रहा है, तो ये आपका इक्वल होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया स्थानीय स्वरूप के व्यापार की अपेक्षा कठिन होती है। यह व्यापार दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच होता है। इस व्यापार पर देशों की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां, बाजार केंद्र, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा आदि घटकों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दिया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर आप जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो व्यापार की अपेक्षा अधिक कठिन होता है, क्योंकि आपको देशों के साथ में अपनी नीति पॉलिसी तय करनी पड़ती है। इस व्यापार पर देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड रहती है, मतलब सरकारी नीतियां, बाजार केंद्र, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा आदि घटकों का इसमें समावेश होता है। आप इसे ब्रिज वगैरह नहीं कर सकते, मतलब बहु उद्देश्य व्यापार होता है, यानी एक से कई देशों के साथ में देशों के बीच आपसी राजनीतिक संबंधों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी व्यापार प्रक्रिया में रुकावट के कारण आपसी देशों के बीच परस्पर संबंधों और समझौते पर विपरीत परिणाम पड़ता है। तो ये टालने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यापार संगठन की पूर्वी आर्थिक स्थिति अलग अलग होने के बाद भी व्यापार की प्रक्रिया सरल तथा न्यायपूर्ण हो, इसके लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की निर्मित हुई है। ये व्यापारिक संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धि और सुलभता के लिए कार्य करते हैं। कुछ आर्थिक संगठनों की जानकारी हम आगे तारीखों में देखें। तो आपको बताया गया है कि जो व्यापार कभी कभी एक दूसरे देशों के बीच में व्यापार के द्वारा रुकावटें आती है, टेंशन वगैरह आता है, तो राजनीतिक जो हमारे संबंध है उसमें खटास, टेंशन आया था, तो वो उसको निपटने के लिए यानी देशों के बीच में जो व्यापारिक नीति, जो गठबंधन लेन देन, उसमें खटास ना आए, उसमें टेंशन आए, तो दोनों देश बराबर एक दूसरे साथ में बिजनेस करें, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संगठनाएं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की निर्मित की है और वो दोनों देशों में बैलेंस करते हैं। जिस प्रकार से हम पाकिस्तान को नीति देती नहीं है कि वह हमारे राजनीतिक है, वो हमारा दुश्मन, तो वो सब टेंशन वगैरह प्रॉब्लम हल करने के लिए आर्थिक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई है। तो उनमें दिया गया आप लोगों को विश्व व्यापार संगठन WTO, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में उनका मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करना, व्यापार से संबंधित मतभेद निपटाना, राष्ट्रीय व्यापार नीति की देखरेख करना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। WTO यह विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है और ये सदस्य देशों की संख्या मतलब वो चिन्ह बताया गया तो 164 ये सदस्य देशों की संख्या है। इसमें WTO में जो अभी कोरोना 19 चल रहा था उसमें अमेरिका बार बार WTO को बता रहा था, जैसे WHO के बारे में बोल रहा था कि जो भी हम आप लोगों को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हम आपको WTO के अनुसार जो भी मोटी रकम वगैरह मेंबरशिप दी जाती है, अगर आप लोग सभी देशों के साथ में बराबर व्यवहार करेंगे तो हम मेंबरशिप में सदस्य रहेंगे, अगर आप स्वतंत्र व्यवहार करें तो हम नहीं देंगे, मतलब एक प्रकार की आपको मेंबरशिप के लिए फीस भरनी पड़ती है। तो WTO व्यापार संगठन बनाया गया है। उसके बाद में यूरोपियन संघ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है, जिसे EU कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन। तो इसमें 28 सदस्य देशों की संख्या है और ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इस संगठन ने यूरोप में विभिन्न देशों की एकीकृत बाजार प्रणाली विकसित की है। इसका उद्देश्य यूरोप में वस्तुएं, सेवा और पूंजी का स्वतंत्र संचार करना है। सभी देशों ने वस्तुओं का लेन देन करते समय सभी वस्तुओं का कर रद्द किया है। सदस्य देशों के लिए यूरो मुद्रा निश्चित की है। तो यहाँ EU जो यूरोपियन यूनियन है, ये 28 देशों की सदस्य संख्या है। ये मुख्यालय बेल्जियम में। इनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हम जो आयात निर्यात करते हैं तो उसमें जो कर टैक्स वगैरह उसे रद्द कर देना चाहिए और वस्तु को रद्द करने के बाद में उसका एक ही उद्देश्य है कि वस्तु, सेवा और पूंजी का स्वतंत्र संचार करना चाहिए। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का OPEC आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो OPEC में 13 सदस्य देशों की संख्या है और इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। तो खनिज तेल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखना है, यहाँ पे खनिज तेलों के बारे में उसको कंट्रोल करना है और सदस्य देशों के बीच में तेल उत्पादन के जो कीमत है वो निर्धारित करना है। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से चिल्लर व्यापारी 10 रुपए एक पेज बेच रहा है वो दूसरे वाला 8 रुपए बेच रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर खनिज तेलों के बारे में वो जो निर्धारित किया जाता है, जो उनकी कॉस्ट रहती है वो एक जैसी आनी चाहिए और तेल निर्यात में सुसूत्रता आनी चाहिए। OPEC के बाद में आ रहा आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे सार्क कहा जाता है। सार्क में 8 देशों की संख्या है और ये काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। तो दक्षिण एशिया के देशों की समस्या को समझते हुए उसके समाधान को उपाय निकालने सार्क की स्थापना की गई है। सदस्य देशों के बीच सामाजिक कल्याण जीवन पर
जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए पारदर्शी सहयोग बढ़ाना है और दक्षिण एशिया की अशांति को दूर करना। ऐसा उनका था कि इसलिए सरकार की स्थापना की गई है कि दक्षिण एशियाई देशों की समस्याएं दूर करना और उसके समाधान निकालना और सदस्य देशों के बीच में सामाजिक कल्याण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पारदर्शी सहयोग कोऑपरेशन बढ़ाना और दक्षिण एशिया की अशांति दूर करना। उसके बाद में आपका आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो आसियान है, आसियान में 10 सदस्य देशों की संख्या है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इसका के जो उद्देश्य कार्य है वो ये है कि दक्षिण एवं पूर्वी देशों में, एशियाई देशों में आर्थिक विकास, उसी प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना और भारतीय शांति को प्रोत्साहित करना, सदस्य देशों को व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियत देना, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद में ओपेक। ओपेक में आपको एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ओपेक में सदस्य देशों की संख्या है 21। ये सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। उनके उद्देश्य है कि एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार, आर्थिक सहयोग करना है, ओपन डोर पॉलिसी होना चाहिए एशिया प्रशांत महासागर में और सदस्य देशों के पारदर्शी तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना, ये इनका उद्देश्य था। उसके बाद में आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके सदस्य देशों की संख्या 5 है और इसका मुख्यालय शंघाई में है और संगठन देशों की अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध करना, आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो अंतरजातीय सहायता से आप लोग ये इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको सर्च वगैरह करो, उसमें ओपेक सदस्य राज्य, सार्क सदस्य देश है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को विपणन कैसे करना चाहिए वो बताया जाता है। तो विपणन के महत्व के बारे में बताया गया है कि आधुनिक औद्योगिक समाज रचना, वैश्वीकरण, भारत के अनेक विकल्प तथा उपलब्धता पर वर्तमान व्यापार की संरचना, इस भाषा पर व्यापार की विपणन व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण। विपणन द्वारा अनुशासनबद्ध पद्धति से व्यापार वृद्धि होती है। एक ही समय में उत्पादन को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है, उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उत्पादन का विक्रय मूल्य भी बढ़ता है। आज के युग में विपणन की व्यापार व्यवस्था का एक मुख्य आधार है, जिसे आप लोग ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह कहते हैं कि एक जगह से सभी जगहों को, हर चीज को विक्रय करना। तो विक्रेता ऑनलाइन के द्वारा विपणन से एक जगह बैठकर हर कोई भी चीज को ले सकता है, उसे विपणन कहा जाता है। विपणन विज्ञान के माध्यम से उपभोक्ताओं में आवश्यकता की भावना निर्माण की जाती है, अधिक से अधिक उपभोक्ता तक पहुंचना, उत्पादन की उपभोक्ता को अवगत करना और उपभोक्ता को वस्तु खरीदारी के लिए प्रोत्साहन करना, ये विपणन का मुख्य उद्देश्य। तो विपणन क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पब्लिक में ऐड करता है, टीवी के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जहां भी सब लोग चौराहे में, मस्जिद, मंदिरों में पैम्फलेट बांटकर वो जनता की डिमांड देखता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करता है और उनको आकर्षित करने के लिए वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है। जो ऐड है, विज्ञापन है, ये व्यापार की रीढ़ की हड्डी, बोन मैरो कहा जाता है। जब तक आप कोई भी चीज की ऐड नहीं करेंगे, जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ की हुई विपणन की यही एक परिभाषा है, जो चीज को आप दिखाएंगे वो तभी बिकेगी। विपणन व्यवस्था पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के माध्यम साधनों का बहुत प्रभाव पड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण पूरा विश्व एक बड़ा बाजार बन गया। तो यहाँ पे IT हब, जो विपणन, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, तो विपणन के लिए आज इंटरनेट एक प्रकार से वरदान साबित हो रहा है। जगह में बैठकर आप हर प्रकार की चीज को ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, घर बैठे बिठाए आपको डिलीवरी वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पर जो विपणन व्यवस्था पर प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और ये प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण पूरा विश्व एक बाजार बन गया है। तो यहाँ पे आपको सदैव याद रखना है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने तक का एक प्रभाव तैयार होता है। इस प्रभाव के व्यवसायिक कार्यों को एक रूप से विपणन कहा जाता है। वस्तु का मूल्य, विक्रय, वृद्धि, विज्ञापन और वितरण, ये विज्ञापन विपणन के प्रमुख घटक है। जैसे यहाँ पे उत्पादन, प्रोडक्शन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मुद्रांकन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकिंग, ये वस्तुओं के किया जाता है। वस्तु उत्पादन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, मुद्रांकन किया जाता है, इसमें लेबल आता है, फिर पैकिंग की जाती है। अगर वस्तु को पैक वगैरह नहीं किया जाए, उसमें लेबल वगैरह लिख दिया जाए और पैकिंग नहीं की जाए तो कोई भी चीज खरीदता नहीं है। तो हर एक चीज अगर वो घटिया से घटिया की है, उसकी पैकिंग अच्छे से की गई है, तो पैकिंग के आधार पर वो उत्पादन, प्रोडक्शन कोई भी खरीदता है। तो उसकी कीमत, विक्रय वृद्धि, प्राइस, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कीमत, विक्रय वृद्धि और वितरण, ये होना जरूरी होता है। अब जैसे चावल के बारे में उदाहरण दिया गया है कि एक चावल अपने पास में बासमती या खंडित जो टुकड़ा है, कंपनी का
का नाम, चिन्ह नंबर है, उत्पादन का स्थल, वर्णन, जांच के अनुसार मूल्य, विज्ञापन और आवश्यक पैकिंग, तो चावल बिकेगा। नहीं तो आप किसान है, आपने चावल की अच्छी खेती की है और आप उसको खुले में बेचे तो बिकेगा क्या? इसलिए चावल की पैकिंग बासमती है या टुकड़ा है, वो कंपनी का चिन्ह होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, उस उत्पादन का नाम और विज्ञापन के द्वारा, पैकिंग के द्वारा ही वो चावल अच्छे से बिक सकता है, नहीं तो वो आप लोग उसे बेच नहीं सकते। तो अंतर्जाल के द्वारा विश्व के विविध देशों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त होती है। इससे उपभोक्ता के पास विविध विकल्प होते हैं। उपभोक्ता अंतर्जाल की सुविधा का ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग जैसे साधन उपयोग में लाता है। तो आज इंटरनेट के द्वारा पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आपको जो भी प्रोडक्शन की जानकारी वगैरह निकालना है तो आप इंटरनेट के द्वारा, ई मार्केटिंग के द्वारा आप उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा खरीद कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ई मार्केटिंग के द्वारा भी ये साधन आप में उपयोग में लाते हैं। उत्पादन का विज्ञापन करते समय झूठ फंसाने वाले अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण विधानों का उपयोग कर ग्राहकों को फंसाना, अन्य वस्तु के दोष बताना आदि कारण कई बार विज्ञापन की विश्वसनीयता खो देते हैं। अतः विज्ञापन दिखाते समय योग्य नीतियों का पालन करना आवश्यक है। उपभोक्ता को ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है। अपनी आवश्यकता ध्यान में रखकर उचित मूल्य में वस्तु की खरीदने की वृत्ति उपभोक्ता में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कोई भी उत्पादन वस्तु वगैरह है, प्रोडक्शन वगैरह है, अगर एडवर्टाइजमेंट द्वारा उसकी हम ऐड करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। टीवी वगैरह सब लोग देखते हैं, टीवी में बार बार वो प्रोडक्ट वगैरह आता है। अगर वो चीज अच्छी नहीं रही और हमने खरीद लिया, बाद में पता चला कि ये तो फंसाने वाला विज्ञापन था, हमने ऐड के द्वारा देखे और फंस गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई ऐसा अभिनेता, सेलिब्रिटी या राजनेता जो पूरे देश के वर्ल्ड में फेमस है, कोई चीज की वो ऐड कर रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि चलो ये बड़ा सेलिब्रिटी वगैरह है, ये ऐड वगैरह कर रहा है तो चीज अच्छी होगी। हम वो उनको देखकर, मतलब हम उस चीज को ना देखते हुए उस शख्सियत को, उस शख्स को देखते हैं जो ऐड कर रहा है और हम वो चीज को खरीदते हैं और वो चीज वैसी सच्ची या जो गुण उसमें होनी चाहिए वो नहीं, ऐसा लगा कि वो झूठा, वो हमें फंसाया गया, तो फिर हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं।